हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम फॉर द सेशन 2024-25। आज हम बात करने वाले हैं क्लास प्लस टू के चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। पहली डेफिनेशन है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये बेसिक डेफिनेशंस क्या लर्न करनी चाहिए, एग्जाम में आएंगी? नहीं भाई, एग्जाम में नहीं आएंगी, बट ये बेसिक डेफिनेशंस अगर हमें तैयार नहीं होंगी तो हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे और उसका इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। और ये कोई कंपल्जन नहीं है कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो डेफिनेशंस हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर वो आपको लर्न करनी है इन इंग्लिश। मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार ये बात बताई है कि डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिक्स हैं वो आप अपनी मातृभाषा में याद रख सकते हैं, दिमाग में हमें सिर्फ सेटल करनी है, विद एग्जाम्पल आपको तैयार होनी चाहिए। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? सपोज मेरे पास एक सेट है ए और इट हैज सम एलिमेंट्स, सपोज 1 2 एंड 3, और मैं इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं ए क्रॉस ए। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब, ऑर्डर का मतलब है यहां पर एक तरीके से लिखना, एक सिस्टम में लिखना, एक ऑर्डर में लिखना। अब ए क्रॉस ए है तो यहां पर क्या है कि पहला एलिमेंट भी ए से और दूसरा एलिमेंट भी ए से, क्योंकि पेयर की बात कर रहे हैं। सो 1 1 के साथ पेयर हुआ, 1 2 के साथ पेयर हुआ, 1 3 के साथ, फिर 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 1 के साथ, 3 2 के साथ और 3 3 के साथ। इट इज नॉट ऑलवेज कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ए के साथ ही हो। सपोज आपके पास एक सेट है ए, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं उसमें, और एक सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी। और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको फाइंड आउट करनी है ए क्रॉस बी, फिर कैसी होगी? तो यहां पर ए क्रॉस बी लिखने का मतलब है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट ए पहले आएंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी बाद में आएंगे। यानी इसके अंदर पेयर्स कैसे बनेंगे? 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। और कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए फिर कैसे लिखी जाएगी? सो इसका मतलब नाउ द एलिमेंट्स ऑफ बी सेट विल कम फर्स्ट, पहले आएंगे। सो इट विल बी लाइक ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3 एंड बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3। सो ये पूरा सेट है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है, सेट ऑफ किसका? ऑर्डर्ड पेयर्स का। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद बात करेंगे कि रिलेशंस क्या है, फंक्शंस क्या है। तो हम बात करते हैं रिलेशंस की। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रिलेशंस। नंबर 2 डेफिनेशन इज रिलेशंस। अब रिलेशन क्या है? इट इज ऑल्सो अ सेट। दो सेट्स को कंबाइन करके जो एक सेट बनता है वो है रिलेशन बिटवीन दोज टू सेट। सपोज आपके पास सेट ए है, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। तो देयर इज अ रिलेशन, यानी एक और सेट है जो ए और बी दो सेट्स के बीच में कोई ना कोई आपको संबंध दिखाता है। यानी आर एक रिलेशन है, कहां से कहां तक? ए टू बी, ए से बी तक। रिलेशन आर बी से ए तक भी हो सकता है। नाउ
डिपेंड्स कि आपको रिलेशन A टू B डिफाइन किया गया है या B टू A डिफाइन किया गया है। तो सपोज हमारे पास रिलेशन R जो है वो A से B तक है, तो उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? उसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में होंगे और पहला एलिमेंट सेट A में से होगा और दूसरा एलिमेंट सेट B में से होगा। तो इन एक्चुअल रिलेशन कुछ नहीं है, इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B। A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है? सबसेट है। वो उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो एवरी रिलेशन, सभी रिलेशन हमेशा या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से छोटे होंगे या उसके बराबर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी कोई रिलेशन। तो रिलेशन इज इटसेल्फ इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स अकॉर्डिंग जैसे रिलेशन डिफाइन किया होगा आपको, कि अगर रिलेशन A से B तक दे रखा है तो पहले एलिमेंट सेट A का आएगा और बाद में सेट B का आएगा, और अगर B से A तक डिफाइन किया हुआ है तो पहले एलिमेंट सेट B का आएगा और फिर सेट A का आएगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, फिर आगे हम और डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशंस यानी उनके पार्ट समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशन, ताकि हमें ये रिलेशन अच्छे से समझ में आए कि है क्या चीज। सपोज करते हैं कि भाई कुछ लोग हैं, नाम रख लेते हैं उनके हम रमेश, सोहन और एक और नाम ले लेते हैं मोहन। ये एक सेट है A, मान लीजिए इसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं। एक सेट है B, उसके अंदर हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर हम नाम ले लेते हैं रिया, पिंकी और राम। अब ये 3 बच्चे हैं और ये 3 फादर्स हैं। तो आपके पास रिलेशन के लिए क्या बोल दिया? इज फादर ऑफ। ये एक रिलेशन डिफाइन किया गया है और R उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे आएंगे? रमेश जो है वो रिया का फादर है, तो हम यहां पे लिखेंगे रमेश कॉमा रिया। ये एक एलिमेंट बन गया, रमेश इज फादर ऑफ, यानी ये चीज रमेश इज फादर ऑफ रिया। ऐसे ही सोहन मान लीजिए पिंकी के फादर हैं, तो सोहन पिंकी, और तीसरे मोहन राम के फादर हैं, मोहन एंड राम। एक तो तरीका हो गया इस रिलेशन को डिफाइन करने का ये। दूसरा तरीका, इसी रिलेशन को हमें कैसे लिख सकते हैं? रमेश आर रिया, यानी रमेश इज फादर ऑफ। इस आर का मतलब यहां रिलेशन जो कनेक्ट कर रहा है वो कनेक्ट क्या है? इज फादर ऑफ। रमेश इज फादर ऑफ रिया। तो ऐसे ही सोहन आर पिंकी और मोहन आर राम। तो एक तो तरीका ये हो गया लिखने का, यहां पे आपको कोई ब्रैकेट्स नहीं लगानी, यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस। और एक आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर के तौर पर लिखने का तरीका हो गया। अब इसी के अंदर से कुछ डेफिनेशंस और आती हैं हमारे पास। क्या? वन इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज सेट ए। ये जो पूरा सेट ए है ये है हमारी डोमेन। सेट बी जो है वो है हमारी पूरी कोडोमेन। अब बाई चांस की बात है कि मैं किसी और बच्चे का भी नाम यहां पर लिख देता, सपोज रिंकी। अब रिंकी इनमें से किसी की बेटी नहीं है, तो ये पूरा है तो कोडोमेन, लेकिन रेंज में ये रिंकी काउंट नहीं होगी। डोमेन में ये और ये काउंट हुए,
रेंज में ये और ये काउंट हुए, लेकिन कोडोमेन में ये और ये सब काउंट हुए, यानी पूरा सेट बी इज कोडोमेन। और जो जो कनेक्ट हुए वो हमारी क्या बन गई, रेंज। डोमेन यानी जिनके साथ कनेक्ट हुए, यानी द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज। और रेंज किसका सबसेट है, कोडोमेन का। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा या तो कोडोमेन के बराबर होगी या कोडोमेन से छोटी होगी। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, या नंबर ऑफ रिलेशंस कितने निकल सकते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मालूम हो, सेट ए में कितने हैं, सेट बी में। सो चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। नंबर 1, सबसे पहले हम रिलेशन की बात करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, मान लीजिए कि किसी रिलेशन में सिर्फ कैसे एलिमेंट्स हैं, सेम सेम, यानी ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी एंड सो ऑन। यानी या नॉर्मल बात करें 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, यानी जिसके अंदर जो वैल्यू पुट करी जाए और वैसा ही आंसर आ जाए, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। जैसी वैल्यू पुट करें वैसा ही आंसर आए, 1 पुट करा आंसर 1, ए पुट करा आंसर ए, बी पुट करा आंसर बी, यानी जैसा डोमेन आए वैसी ही रेंज हो, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। नंबर 2, नल और वॉइड रिलेशन। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए, यानी रिलेशन इज एम्प्टी, फाई, और खाली ऐसे भी दिखाया जा सकता है, यानी जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं नल और वॉइड रिलेशन। इसके बाद आता है आपके पास टू राइट, यहां लिख लेते हैं, चलिए नंबर 3, ऊपर जाने के बजाय फिर आगे। नेक्स्ट इज, सपोज कीजिए इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, मान लीजिए आपके पास ये रिलेशन है ऐसा, R इज इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं सपोज ए बी 1 3 5 6, तो इसका रिलेशन, इनवर्स रिलेशन कैसा होगा, जो आपके पास पहले है यानी डोमेन का एलिमेंट है वो रेंज का एलिमेंट बन जाएगा, और जो रेंज का एलिमेंट है वो डोमेन का। तो इनवर्स रिलेशन कैसा बन जाएगा, b कॉमा ए 3 कॉमा 1 6 कॉमा 5। तो अब जिस रिलेशन का इनवर्स निकालना है उसके अंदर सिर्फ क्या चेंज कर देना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड बन जाएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। तो ऐसे रिलेशन को हम नाम दे देते हैं इनवर्स रिलेशन। इससे भी ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, 3 रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन रिलेशंस, नंबर 1, अभी तक हमने जो तीनों और पहले पढ़े थे दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये 3 रिलेशंस, क्योंकि इन 3 रिलेशंस का आगे और कनेक्शन है। तो सबसे पहला है आपके पास रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि अगर जैसी चीज आपने रखी एज इट इज आपको इमेज नजर आए उसकी, यानी अगर किसी रिलेशन के अंदर ए कॉमा ए बिलोंग कर गया आर को और ए आर ए है, यानी जैसी वैल्यू पुट करी वही आंसर आया, वो सारे एलिमेंट हैं इसमें, इसके अलावा एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर रिफ्लेक्सिव में और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या फर्क है, उसमें भी तो हम यही कह रहे थे। नो, अब
एग्जाम्पल देते हैं आपको। सपोज एक रिलेशन है आपके पास R 1 1 2 2 3 3 और आपके पास सेट A है 1 2 3 और रिलेशन R जो है वो A से A तक है। तो ये अगर है सिर्फ तो मैं इसको बोलूंगा आइडेंटिटी रिलेशन। और अगर ऐसा है 1 1 2 2 2 3 1 3 3 3 this kind of relation is called reflexive। ये रिफ्लेक्सिव है। every reflexive relation is not identity relation but every identity relation is a reflexive relation। हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है लेकिन हर आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आई होप इट इज क्लियर। अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर और एक्स्ट्रा वैल्यूज भी आए बट हमारे लिए कंपलसरी है जो इसमें तीनों एलिमेंट है वो तीनों आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हुए इसमें जरूर होने चाहिए। कहता अगर इफ ए कॉमा ए, इफ अगर ये बिलोंग करता, उसके अलावा कोई मर्जी एलिमेंट्स और भी बिलोंग करते रहे हमें फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये जरूर होने चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या था कि अगर इफ A comma B belongs to R means if A or B is there यानी A B अगर रिलेशन के अंदर हैं then B comma A should also belong to R यानी B और A भी होना चाहिए। अगर जैसे यहां पर 2 3 है और इसमें 3 2 अगर ना हो तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। 1 3 है तो 3 1 भी होना जरूरी है। तो एग्जांपल लीजिए जैसे यहां पे हमारे पास आ गया 1 2 तो पक्की बात है इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक 2 1 भी होना चाहिए। 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। रिमेंबर इट, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है। कहता है इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर यानी इफ ए आर बी एंड बी आर सी आर देयर देन कहता है ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को यानी ए आर सी अगर है रिलेशन में तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहेंगे। एग्जांपल देते हैं। सपोज आर है आपके पास 1 2 है 2 3 है तो इसके अंदर क्या होना कंपलसरी है, 1 3 होना कंपलसरी है। आपके पास 1 1 है 1 2 है तो इसमें 1 2 होना चाहिए यह है। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर कोई रिलेशन ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए यानी वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपके पास इससे रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन 90% टाइम्स आता है। प्रूव दैट दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज, कोई डेफिनेशन दे दी जाती है रिलेशन की, आप इसको शो कीजिए दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपके पास ज्यादातर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके तो ये और क्लैरिटी से आपको समझ में आएगा। अभी बेसिक डेफिनेशंस मैं बता रहा हूं, इनको क्या करना है आपने, ये डेफिनेशंस कंसेप्ट के तौर पर आप अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखें जरूर। प्लीज सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, प्लीज राइट डाउन। बिकॉज ये जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इस चैप्टर की खास बात क्या है कि अगर आपने इसको बार बार नहीं लिख करके देखा तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम हम कुछ ना कुछ मिस कर जाते हैं और उसकी वजह से हमारे मार्क्स नहीं मिलते। स्पेशली
ये जो डेफिनेशंस आपको बताई जा रही कि इसका मतलब भी रिलेशन को के अंदर होना है, इसका मतलब भी रिलेशन के अंदर होना है, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगला थोड़ा इसकी जो एग्जांपल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।